नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूं, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख चुके होंगे। जो हाल ही में ही आरपीएससी के द्वारा आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें अर्थव्यवस्था खंड से जो पूछे गए प्रश्न हैं, हम उसका आज विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपके मन में दो सवाल जरूर होंगे। आपकी जिज्ञासा जो है वो मैं आपकी शांत कर देता हूं। दो क्वेश्चन, एक कि ये वीडियो कौन देखे, और दूसरा क्वेश्चन, ये वीडियो क्यों देखे। अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं कि वीडियो कौन देखे, तो ये वो विद्यार्थी भी देख सकते हैं जो हाल ही में ही अभी आयोजित आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसका हिस्सा थे, जिन्होंने वो परीक्षा दी। अब सफल थे या असफल थे, वो परिणाम निर्णय करेगा। लेकिन देखनी आपको भी जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, क्या सरप्राइज एलिमेंट था, किस तरह की अप्रोच हमें रखनी चाहिए। यदि इस बार के परीक्षा में हम चूक गए हैं, हम असफल हुए हैं, तो अगली बार हमें किस रणनीति के साथ उतरना होगा, ये आपके लिए जरूरी होगा। दूसरा, वो विद्यार्थी जो भविष्य में रणनीति बना रहे हैं या भविष्य में अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि वो आरएएस की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये बहुत जरूरी वीडियो है दोस्तों। उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी इसीलिए भी है कि इस परीक्षा का पैटर्न, इस परीक्षा की अप्रोच, स्ट्रैटेजी उन्हें पता होनी जरूरी है, ताकि वो कम मेहनत में सफलता हासिल कर सकें। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, उसका उत्तर भी मैं आपको दे ही चुका हूं कि इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि अर्थव्यवस्था खंड के जो प्रश्न हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। खासकर ये आपको इस वीडियो से पता लगेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए हमारे मन में कई भ्रम होते हैं। हमारे सीनियर्स हमारे दिमाग में कुछ वीडियोस, कुछ मोटिवेशन वीडियोस ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में भ्रम डाल देती हैं, और वो भ्रम ये है कि हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको ये एक आगाह कर दूं कि इस वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो का निष्कर्ष मिलेगा, जिसे मैं अभी दो शब्दों में आपको बता देता हूं कि इस परीक्षा की खूबसूरती यह है कि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ को ही बहुत बार पढ़ लें, तो भी आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सोर्स क्या है। क्या हर बार वहीं से उसी सोर्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? भविष्य में जब रणनीति बनाएंगे तो क्या हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी? ये सारी के सारे जो आपके मन में दुविधाएं हैं, वो आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आरंभ करते हैं अपनी वीडियो को। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कहता है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? देखिएगा, आप एक बात समझिएगा, मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा यही कहता हूं कि ट्रेंड को समझिएगा। इस समय पर कोविड काल चल रहा है। कोविड से पहले की स्थिति कुछ और थी, कोविड के बाद की स्थिति कुछ और है। अगर हम लोग अपने इस टाइम जोन को डिवाइड करें, तो कोविड वो टाइम जोन है जो हमारे देश को या हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिनेरियो में बांट सकता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी ये जिक्र करता हूं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहे। गवर्नमेंट ने बजट में, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपने बजट में स्वास्थ्य जो बजट है, उनका जो स्वास्थ्य व्यय है, उसमें एक बहुत तीव्र वृद्धि की है। लगभग 137% की वृद्धि, जो पिछले वर्ष से ज्यादा थी इस वर्ष। तो सारी सरकारों का फोकस किसके ऊपर है? ज्यादातर स्वास्थ्य क्षेत्र के ऊपर। तो लाजमी है कि ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना ही था। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि विशेषता गलत बताएं। तो आपको पूरी योजना बारीकी से पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 576 प्रकार के पैकेजेस और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बीमारी में, मतलब इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा उन परिवारों को जो परिवार
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन आते हैं, मतलब जो राष्ट्रीय आपकी खाद्य सुरक्षा विधेयक है उसके अंतर्गत आते हैं। इसका आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 576 जो प्रकार की जो बीमारियां हैं या कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं वो इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जिसमें मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद, आपने अगर ये योजना पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बीमारी जब ये किसी व्यक्ति को होती है और वो अस्पताल में एडमिट होता है, भर्ती होता है, तो उससे 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का जो खर्च है वो इस योजना में कवर किया जाएगा। ठीक है ना, कि बाद तक का अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये 10 दिन नहीं है, ये 15 दिन है। ठीक है, तो आपका जो इसका उत्तर होगा वो 2 होगा। लेकिन अभी हम 2 और ऑप्शन हैं जो पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 में की गई थी, बिल्कुल की गई थी। इसी दिन इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है और उसी दिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे है। बिल्कुल सही बात है, 4.5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों के लिए है और 50,000 का बीमा सामान्य बीमारियों के लिए। तो बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था, जो लाजमी था कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इस समय ट्रेंड ही इसी अनुसार चल रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चयनित कीजिए। फिर से इसमें भी हमें क्या करना है, गलत जो विशेषता है। अब आप उड़ान योजना से वाकिफ हैं तो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है कि छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बनाए जाएं ताकि छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ दिया जाए। लेकिन जब राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में बात करते हैं तो ये उड़ान योजना उन महिलाओं को पंख देने के लिए है जो महिलाएं स्वास्थ्य संबंधित या फिर कह सकते हैं जो हाइजीन संबंधित समस्याओं से जूझ रही हैं, जिसमें सैनिटरी नैपकिन के जो निशुल्क वितरण की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को, ये शब्द जो यहाँ पर सभी शब्द लिखा है ये थोड़ा डाउटफुल है, अभी हम देख लेंगे। सभी महिलाएं इसमें शामिल हैं, वैसे इसमें स्कूल की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं और आंगनवाड़ी जो महिलाएं शामिल की गई है। सभी शब्द गलत है। को 19 नवंबर 2021 में से सैनिटरी नैपकिन निशुल्क मिलेंगे। 19 नवंबर 2021 सही तिथि है क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो उस दिन होती है, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो ये तिथि तो ठीक है, लेकिन सभी महिलाएं इसमें शामिल है ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस योजना में 19 नवंबर 2021 से लागू होगी, बिल्कुल ठीक। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2, जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वस्थता के प्रति जागरूक बनाना है। यही हमने डिस्कस किया था कि इस जो योजना का उद्देश्य है वो यही है कि महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं या उनको व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता जो है उसको उसके लिए जागरूकता यहाँ फैलाई जाए। और आप जानते भी हैं कि ये एक बहुत कह सकते हैं कि एक बहुत विचित्र सवाल भी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बात करने से बचता है। हाल ही में ही बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर भी आई थी पैडमैन, शायद आपने देखी होगी, जिस पिक्चर में इस विषय के अनुसार हमारी जो सोसाइटी में, हमारे समाज में जिस तरह की प्रवृत्तियां बनी हुई हैं उसे दर्शाया गया था, समझाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? ये आपके इकोनॉमिक सर्वे 19-20 से पूछा गया सवाल है। अगर आप अपना इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें आधारभूत संरचना और उसका विकास एक विषय है। उस विषय में सौर ऊर्जा एक विषय होगा, जिस विषय में अगर आप देखेंगे सौर ऊर्जा नीति के बारे में जिक्र किया गया है।
ये वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी और आप जानते भी हैं कि हाल ही में सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के ऊपर सरकार कितनी ज्यादा फोकस्ड है और कितनी ज्यादा योजनाएं तैयार कर रही हैं ताकि हमारे देश में जो ईंधन का विकल्प है वो अक्षय ऊर्जा के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हो। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? ये क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ही जब प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम रिलीज किया गया था आरपीएससी के द्वारा इस परीक्षा से पहले, तो उस पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी खंड में कुछ बदलाव किए गए थे, बहुत मामूली से बदलाव। बदलाव भी दोस्तों ये थे कि एक विषय को जोड़ दिया गया था, कुछ घटाया नहीं था, बस एक विषय को जोड़ दिया गया था। और जो विषय जोड़ा गया था वही था वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो बहुत लाजमी है, बहुत हम मानकर चल रहे थे कि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाना है, लेकिन इतना सरल पूछा जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें किसी भी देश के कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके अनुसार उस देश की एक तालिका निर्धारित होती है कि वो देश कितना खुश है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की तुलना करें, भारत का मूल्यांकन करें, तो 149 देशों में भारत 139 स्थान पर है। विडंबना ये नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, विडंबना ये है कि हमसे आगे पाकिस्तान है, हमसे आगे हमारे कुछ और पड़ोसी मुल्क हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, विवादित मुद्दा है, इसलिए ये वैसे भी इंपॉर्टेंट थी और हमारे पाठ्यक्रम में अभी हाल ही में जुड़ी है, तो जाहिर सी बात थी इससे तो क्वेश्चन पूछे जाने ही संभव थे। फिर हम बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें औद्योगिक विकास एक विषय है, शायद दूसरा या तीसरा, शायद तीसरा चैप्टर आप लोगों का होगा ये। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्रम अनुसार। कृषि संबंधित के बाद ग्राम पंचायत है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग औद्योगिक विकास के ऊपर। ठीक है ना, तो शायद चौथा चैप्टर होगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लिखा है, जिसमें सीधा सीधा आपको यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है, एक पूरी टेबल दी हुई है। टेबल में विनिर्माण, खनन और विद्युत। अगर आप इस व्याख्या को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में राज्य के उत्पादिक औद्योगिक निष्पादन का एक प्रमुख संकेतक है, जिसमें अगर हम देखें विनिर्माण, खनन और विद्युत पर आधारित होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो हमें यहाँ पर अभी मिले: विद्युत, विनिर्माण और खनन। गैस और जल आपूर्ति का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ये, गैस एवं जल आपूर्ति। बहुत सीधा क्वेश्चन था, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं, कोई घुमाकर नहीं पूछा गया, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा 2019-20 से पूछा गया। फिर आते हैं हम दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2021-22 के राजस्थान बजट में, मतलब राजस्थान के बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। अगर आपने बजट देखा होगा, मतलब बहुत क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत जरा ध्यानपूर्वक अगर आपने पढ़ा होगा, याद रखा होगा, तो ही आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी होगी, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे या जब भी आप फ्यूचर में पढ़ें, तो शुरुआत के 2 या 3 ऐसे क्षेत्र आपको याद होने चाहिए जब राज्य सरकार में सबसे ज्यादा वह किस चीज में किया जा रहा है। तो अगर हम बजट 2021-20 के कुछ आंकड़ों को देखेंगे तो दोस्तों हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा जो सरकार के द्वारा इस समय पर व्यय किया गया है वो है सार्वजनिक समुदाय व्यय के ऊपर, लगभग 52% के आसपास। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। और दूसरे स्थान पर है हमारी विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है 14.32। ठीक है, 14.32।
अगर आप इसे देखेंगे तो सीधा सीधा आपको एक उत्तर दिया गया है आपके बजट के अंदर। और बजट के अंदर जब ये दिया गया है तो दूसरे ही स्थान पर विद्युत का जिक्र किया गया है। और विद्युत का जब जिक्र हुआ है तो वो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वो व्यय वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अगर आपने वो बजट का पूरा आंकड़ा आपने देखा होगा तो आपको ये चीज मालूम होगी। ठीक है, इसमें भी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा कोर क्वेश्चन है इकोनॉमी का। अगर आपने कोर कंसेप्ट पढ़े होंगे तो जरूरी आप लोगों ने ये सॉल्व जरूर कर दिया होगा। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, तो यहां बात हो रही है एनएनपी एट एमपी की। अब एनएनपी एट एमपी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें किस में से यह प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय। देखो दोस्तों, जब हम विदेश से शुद्ध आय माइनस करते हैं तो हम घरेलू से माइनस करेंगे, तब हमें राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास तो पहले से ही यहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है ना, हमारे पास पहले से ही यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अगर हमें यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर जाना होगा तो हमें विदेश से प्राप्त जो आय है वो घटानी होगी, वो माइनस करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान। अब हस्तांतरण भुगतान का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। बस ये याद रखेंगे कि हमें यहां पर राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, यहां पर भी हमें राष्ट्रीय उत्पाद ही लेना है। बस यहां से सकल से कहां जाना है हमें, शुद्ध में, मतलब ग्रॉस से नेट में। और ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें जो चाहिए वो है आपका ये, और वो क्या है, ये लिखा है जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। अगर आपने इकोनॉमी के कुछ कोर कंसेप्ट पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप जानते होंगे कि जब हम सकल से शुद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मूल्यह्रास को घटाना होता है। मतलब ग्रॉस से नेट प्राप्त करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तो हम बड़े आराम से ग्रॉस से नेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। जिसने कंसेप्ट पढ़ा होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। एक जानकारी वाला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोई चर्चा में नहीं रहा, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं आपको पता, लेकिन जब ये आया था तो बड़ी चर्चा में था। आप जानते ही होंगे 2016 में 21 सितंबर को 2016 में एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति ने अपनी सिफारिश पेश की थी और वो समिति का नाम था विवेक देबरॉय समिति। उस समय पर रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु और देश के जो वित्त मंत्री थे वो थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब। तो उन्हीं के कार्यकाल में 21 सितंबर 2016 को यह फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि अब से जो रेल बजट जो अलग पेश होता है और आम बजट जो अलग पेश होते हैं, अब दोनों अलग अलग पेश नहीं होंगे, दोनों मिलाकर पेश किए जाएंगे। और ये जो फैसला था वो आगामी जो आपका वित्त वर्ष है उसके लिए किया गया था। तो 2016 में ये फैसला लिया गया, का मतलब है कि 2016-17 वित्त वर्ष में फैसला लिया गया 2017-18 वित्त वर्ष के लिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बजट 2017-18। 16 में फैसला लिया गया क्योंकि बजट तो उससे पहले पेश हो चुका था, और 17-18 के लिए जो बजट पेश होगा वो अब अगले वर्ष होगा, मतलब इसी वर्ष के अंत में अगले वर्ष के लिए। तो ये फैसला लिया गया था 21 सितंबर 2016 को, और कौन से बजट से ये दोनों एक विलय कर दिए गए, और वो है आपका 17-18। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। वो है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से आप देखेंगे यहां पर बार बार एक ही चीज पूछी जा रही है, गलत है। इस
क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन सीधा आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा 2019-20। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपके सामने जो दे रहा हूं। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान सारा जिक्र है यहाँ पर कि ये किस तरह की योजना है, किस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन इसमें किया गया है, कब से ये योजना आरंभ हुई है। 18-19 से ये आरंभ हुई है, इससे पहले इसका नाम कुछ और था। ये सारा जिक्र इस पूरी की पूरी इस छोटे से पैराग्राफ में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, पंचायतों का सशक्तिकरण करना, उसका अभियान है बेसिकली ये, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इस योजना का नारा है अपनी योजना अपनो विकास। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं इस चीज को कि राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान मतलब ये राजस्थान की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन राजस्थान में किस तरह के विषय के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है, यहां पर ये चीज है। लेकिन इसका जो नारा है हो सकता है, लेकिन इसका नारा ये है नहीं। इसका नारा है सबकी योजना सबका विकास, ठीक है ना। तो यहां पर अपनी योजना अपनो विकास नहीं है। और भी देख लेते हैं। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 40 और 60 अनुपात में हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी आपके केंद्र वित्त पोषित योजनाएं हैं उसमें जो अनुपात है वित्त पोषण का वो 60:40 ही होता है। 60 केंद्र सरकार का हिस्सा है और 40 दोस्तों है राज्य सरकार का। अगर हम बात करते हैं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में, उस संदर्भ में 90% होता है केंद्र सरकार का और 10% होता है विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों का, ठीक है। तो मैक्सिमम सभी योजना में 60-40 का रेशो ही चलता है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधि और श्रमिकों के क्षमता संवर्धन पर किया गया है। बिल्कुल सही बात है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किया गया है। बिल्कुल सही। और ये अभियान कब बदला गया था नाम इसका? 2018 और 19 के बजट में, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा आपका विश्लेषण है इस प्रश्न का, जिसका उत्तर होगा 1। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। फिर से आपसे कोर कंसेप्ट पूछ लिया गया। अगर आपने इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट सीखे हैं तो ये बहुत आसान सवाल है जो आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। आधार वर्ष क्यों जरूरी है, आपको मैं छोटा सा एक और संक्षेप में आपको समझा देता हूं। देखिए, जब हम लोग दो वर्षों की तुलना करते हैं, उनके प्रदर्शन की तुलना करते हैं, उसमें जीडीपी की तुलना करते हैं, तो हम जीडीपी को दो हिस्सों में निकालते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी चालू कीमतों पर होती है और रियल जीडीपी होती है आधार आधार वर्ष की कीमतों पर, जिसे हम वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं, जीडीपी आप लोग जानते ही होंगे कि एक किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग जीडीपी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं कि भारत के जो क्षेत्र में, भारत की जो सीमाओं में मान लेते हैं जो भी उत्पादन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य जो होगा वो देश की जीडीपी है। 2019 और 20 की जीडीपी की हम तुलना कर रहे हैं। मान लेते हैं 2020, 19-20 और 2020-21, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि 2019-20 में एक ही गाड़ी हमारे देश में बनी, एक ही गाड़ी। हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं, माने चालू कीमत पर। चालू कीमत पर, चालू वर्ष पर, ठीक है ना। अब एक गाड़ी बनी, अब उस एक गाड़ी की कीमत है मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। तो 19-20 की जीडीपी हुई 10 लाख, ठीक। 20-21 में
भी एक ही गाड़ी बनी, कोविड आ गया था, दूसरी गाड़ी बन नहीं थी, लेकिन उस समय पर लॉकडाउन लग गया, मान लेते हैं हम लोग। तो एक ही गाड़ी बनी, लेकिन उस गाड़ी की कीमत थी 12 लाख, या कह लेते हैं 11 लाख। तो इस वर्ष की जीडीपी है 11 लाख और इस वर्ष की जीडीपी है 10 लाख। तो अगर हम दो वर्षों की तुलना करते हैं तो 2019-20 से 20-21 में कितनी वृद्धि दर दर्ज हुई, इसका पता लगा सकते हैं। तो अगर आप इसकी वृद्धि दर पता लगाना चाहते हैं तो इसकी तुलना करें आराम से, और आपको यह पता लगेगा कि 10% की वृद्धि यहां पर दर्ज हुई है। लेकिन जब हम चालू कीमतों पर देखते हैं तो वृद्धि दर दो कारणों से हो सकती है। एक तो उत्पादन में वृद्धि की वजह से, और दूसरा कारण हो सकता है मुद्रास्फीति से। अगर मुद्रास्फीति से वृद्धि दर हुई है तो वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, उत्पादन के लिए अगर हम देखें तो वो देश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर होगी, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये वृद्धि मुद्रास्फीति की वजह से है या उत्पादन की वजह से है? तब हमें निकालनी पड़ती है वास्तविक जीडीपी, जिसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। और उस समय पर हमें चाहिए होता है एक आधार वर्ष। हमारे देश का आधार वर्ष है 11-12। 2011 और 12 क्यों है, ये चर्चा का विषय है, क्लासेस में हम लोगों को पढ़ाया जाता ही होगा। तो हम इस वर्ष की कीमतों को आधार मानते हैं और वर्तमान वर्ष के जो उत्पादन है उससे उसकी गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए 2019-20 में गाड़ी बनी सिर्फ एक, लेकिन उस गाड़ी की कीमत 2011-12 में कितनी रही होगी, उसको हम यहां पर काउंट करेंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 2011-12 में उस गाड़ी की कीमत दोस्तों 5 लाख रुपए थी। तो अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी जीडीपी यहां पर निकल कर आ रही है 5 लाख। और अब हम 2020-21 के उत्पादन को देखें तो उत्पादन तो सिर्फ एक ही गाड़ी का हुआ है। कीमत हमें फिर से आधार वर्ष की लेनी होगी, और वो कीमत क्या थी गाड़ी की? 5 लाख रुपए। यहां अगर आप देखेंगे तो 2019-20 की जीडीपी, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी भी 5 लाख है, और 2020-21 की जो वास्तविक जीडीपी है वो भी 5 लाख है। यदि आप इन दोनों वर्षों की तुलना करेंगे, वृद्धि दर की तुलना करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर वृद्धि हुई है 0% की, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में दिखा रहा था 10%। यदि यहां पर शून्य है और नॉमिनल जीडीपी में यहां पर वृद्धि दर दर्ज कर रहा है, तो वो जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में, वो मुद्रास्फीति की वृद्धि है। तो किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है जितनी उत्पादन से वृद्धि यहां पर होनी जरूरी है। इसीलिए आधार वर्ष की जो आवश्यकता होती है वो हमें पड़ती है, इसीलिए कि हम आधार वर्ष की कीमतों को आधार मानते हैं ताकि हम वास्तविक जीडीपी की गणना कर सकें। तो आइए अपने प्रश्न पे चलते हैं। अपना प्रश्न ये कहता है कि जिस वर्ष की आय का उपयोग, आय का तो हम उपयोग करते ही नहीं, जहां आय शब्द आ जाए उसे हटा दो, ठीक है। दूसरा यहां पर ऑप्शन कहता है जिस वर्ष की कीमतों, बिल्कुल ठीक है, कीमतों की यहां बात हो रही है, का उपयोग मौद्रिक जीडीपी का ही मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। चालू वर्ष की जीडीपी कह सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी कह सकते हैं, मौद्रिक जीडीपी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मौद्रिक जीडीपी के लिए चालू वर्ष की कीमतों को लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आधार वर्ष की कीमतों को लेते हैं वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग, बिल्कुल ठीक है, कीमत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, वो यहां पर आधार वर्ष का ठीक एक सही प्रयोग है। ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन तब भी हम लोग चौथा ऑप्शन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक, आय शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो यहां गड़बड़ हो गई, तो हम आय का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत कम ही समय में कंसेप्ट भी सिखा दिया, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये प्रश्न क्या है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में
वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? देखिएगा, इस तरह के जो सवाल हैं आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम योजनाओं की बात करते हैं तो यहां पर राज्य और केंद्र का वित्त पोषण 60:40 में वितरित होता है। 60 यहां पर है केंद्र का और 40 है यहां पर राज्य का, चाहे वो राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, बस विशेष दर्जा प्राप्त राज्य ना हो। और ये क्वेश्चन सीधा आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में आप जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। और अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि केंद्रीय अंश और राज्य अंश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 40:40 है। तो यहां पर सीधा आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? हाल ही में बड़ी चर्चा में रहा है ये सूचकांक। दोस्तों, ये सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें किसी देश का आकलन किया जाता है कि उस देश में व्यापार की कितनी सुगमता है, व्यापार करना कितना आसान है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत दोस्तों, जब अच्छी तालिका में किसी देश को शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उस देश की तरफ आकर्षित होते हैं। जिसके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं उस देश में ज्यादा निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है और बड़ी चर्चा में रहा सूचकांक है। क्यों? क्योंकि भारत ने एक बहुत लंबी छलांग मारी है इस सूचकांक में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 2014 में, आप देखिएगा 2014 में 142वें स्थान पे था भारत। 2015 में 12 अंकों की छलांग, मतलब 130वें स्थान पर। फिर 2016 में हम 130वें स्थान पर ही थे, लेकिन सीधा 2017 में हम 100वें स्थान पर पहुंच गए। फिर हम 77वें स्थान पर, और अब भारत है 63 नंबर पर, 63। लेकिन दोस्तों, ये जो योजना है, मतलब बेसिकली जो ये सूचकांक है, ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ देशों के द्वारा राजनीतिक साख का इस्तेमाल कर अपनी रैंकिंग को मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से इस सूचकांक में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप इस पर लगाए जा चुके हैं। और वर्ल्ड बैंक ने निर्णय लिया है कि इस सूचकांक को अभी हम बंद कर देते हैं। मतलब 2020 के बाद ये सूचकांक अब जारी नहीं किया जाएगा। भारत की एक असामान्य जो प्रदर्शन इस सूचकांक में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये जो आरोप है, ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि भारत भी इसमें शामिल है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ऊपर उंगलियां उठाई गई है, बहुत सारे देशों के ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, जिसमें विवाद का एक कारण है, सुर्खियों में रहा है। तो लाजमी है कि क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता। ठीक है, तो भारत 63 स्थान पर था 2019 वाली रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं हम आगे। राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? अब आप जानते ही हैं सतत विकास एक 17 लक्ष्य है, जिसे 2015 में 190 से अधिक देशों के द्वारा अपनाया गया, और 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि पूरा विश्व इन लक्ष्यों के हासिल करेगा। इन लक्ष्यों को हासिल करके और भी देशों को मदद करेगा ताकि वो इन लक्ष्यों को हासिल कर सके। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, जमीन के ऊपर की जो जीवन है, पानी के नीचे का जीवन है, जलवायु परिवर्तन, सबके ऊपर चर्चा की गई है। अब इसी तरह की प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में है कि कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसका एक सूचकांक जारी होता है। इसी प्रकार का सूचकांक हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है ताकि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा कायम की जा सके। अब राज्यों को और बेहतर स्थान देने के लिए, राज्यों को और बेहतर बनाने के लिए राज्यों ने भी पहल की है कि वो जिलों के बीच में अच्छी प्रतिस्पर्धा हासिल करें, प्रतिस्पर्धा बढ़ा सके, ताकि इन लक्ष्यों को प्राप्त जल्द से जल्द किया जा सके। राजस्थान ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। अब राजस्थान की एक नोडल एजेंसी है जो जिलों के मूल्यांकन करती है, जिलों की समीक्षा करती है और उनकी तालिका निर्धारित करती है कि कौन सा जिला पहले स्थान पर है और कौन सा आखिरी।
तो राजस्थान में जो ये नोडल एजेंसी है वो है आयोजना विभाग। ये सीधा आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है आपकी आर्थिक समीक्षा से, अगर आपने देखा होगा सतत विकास गोल एक विषय है आप लोगों का 11वां, उसकी एक सारांश यहाँ पर आपने देखे होंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर दिए होते हैं। उसमें अगर आप देख रहे हैं नीचे से थर्ड पॉइंट, तो उसमें सीधा सीधा लिखा है आयोजना विभाग नोडल विभाग है तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय से एसडीजी क्रियान्वयन केंद्र कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधा क्वेश्चन आपसे फिर से इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आरंभ की गई? देखो, ये एक बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। अगर आप इससे वाकिफ होंगे तो आपको शायद ये पता भी होगा कि हाल ही में ही केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनको इसमें जोड़ा गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहां से 5 करोड़ किसानों के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,000 रुपए प्रति माह और लगभग 36,000 रुपए प्रति वर्ष की जो देय राशि होगी, जो पेंशन के रूप में दी जाएंगी किसानों को रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60 वर्ष की उम्र के बाद, जिसमें 55 से लेकर 200 रुपए प्रति माह तक किसी किसान को अपनी तरफ से योगदान देने की जरूरत होगी। इसके साथ साथ 18 से लेकर 40 वर्ष की जो आयु के लोग हैं, जो किसान हैं, वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेहद ही जरूरी योजना है जो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? ठीक है, 400 करोड़ की लागत के साथ राजस्थान सरकार के द्वारा एक डिजिटल हब बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, एक मुहिम छेड़ी जा रही है, और वो बनाया जाएगा आपके जोधपुर में। बजट में घोषणा की गई थी इसके बारे में, ताकि एक ग्लोबल हब बन सके जोधपुर। वहां पर एक फिनटेक, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अगर आप समझ रहे होंगे बात को, तो पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, ये सभी एक फिनटेक का ही एक उदाहरण है आपके सामने। और किस तेजी से ये, कितनी तेजी से विस्तार हो रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, समाज में प्रचलित हो रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है। बेहद जरूरी योजना है अटल भूजल स्कीम, और आपकी आर्थिक समीक्षा में इसका जिक्र किया गया है। देखिएगा, यह आर्थिक समीक्षा की एक छोटी सी क्लिप है। भूजल का एक विषय है कृषि और संबंधित क्षेत्र में। वहां पर आप देखेंगे तो एक योजना है अटल भूजल योजना। और आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से जो हमारा भूजल है वो विलुप्त होता जा रहा है, अपने सामान्य स्तर से नीचे होता जा रहा है, और राजस्थान तो डार्क जोन का हिस्सा है। और राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो बहुत तरह की और बहुत प्रचंड जो समस्या है वो जूझ रहे हैं। इसमें भारत सरकार की जो सहायता कर रही है वो है आपकी एक संस्था जिसका नाम है विश्व बैंक संस्थाएं। ठीक है ना, इसमें यहां पर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई ये योजना। इस योजना को 5 वर्षों के लिए यहां पर चालू की गई है, 2024-25 तक के लिए, जिसमें 3,000 करोड़ विश्व बैंक का हिस्सा है और 3,000 करोड़ भारतीय सरकार इसमें यहां पर योगदान देगी। तो लगभग 50-50%, लगभग 6,000 करोड़ का ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 3,000 करोड़ का हिस्सा जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, और जो 3,000 करोड़ का जो योगदान होगा वो विश्व बैंक का होगा। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो 4 ऑप्शन है। पहले ही ऑप्शन आप लोगों को यहां पर दिया गया है विश्व बैंक।
तो दोस्तों यहां पर विश्व बैंक इसका सही उत्तर होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमश कितनी रही है? फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर इतनी डिटेल में क्यों पढ़े हम लोग, सहभागिता दर तक कौन याद रखता है? आपको याद करने की क्या जरूरत है, बस आपको वो चीज देखनी है जो जरूरी है। अगर आपने फिर से आर्थिक समीक्षा देखी होगी तो आर्थिक समीक्षा के शुरुआती पन्नों में सारांश दिया होता है और उस सारांश के चौथे पन्ने में आपको इस तरह की टेबल दी गई होगी, जिस टेबल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर तुलना की जा रही है सूचक की, जिसमें राजस्थान की बात हो रही है और भारत की बात हो रही है। तो राजस्थान के कुछ आंकड़े हैं और भारत के कुछ आंकड़े हैं, ताकि हम तुलना कर सकें कि राजस्थान की स्थिति कैसी है पूरे भारत के अंतर्गत। जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस तालिका में अंतिम में कुछ यहां पर जन्म दर से ऊपर और साक्षरता दर महिला से नीचे कार्य सहभागिता दर का एक जिक्र किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रतिशत गिवन है 2011 का, जिसमें 43.6% है राजस्थान का और 39.8% है भारत का। आपको यहां पर साफ साफ ये चीज दिखाई दे रही होगी और हमारा उत्तर भी यही होगा 43 पॉइंट। यहां पर सबसे पहले बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान का कितना है 43.6, एक ये है और एक ये है जी। आप देख सॉरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान में है यहाँ पर 43.6 और इंडिया की है 39.8। तो जहां भी आपको यहाँ पर 43.6 और 39.8 दिखाई दे तो आपका वो उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये है आपका। तो भारत पहले लिया गया है, मैं राजस्थान सोच रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर है वो आपका सही है, ये वाला सेकंड। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? अच्छा, कौन सा ऐसा विभाग है जो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो करेगा? देखो, बहुत आसान सवाल, अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे तो भी आप ये आराम से सॉल्व कर सकते थे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माने ये एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही यहाँ पर आयोजित या क्रियान्वयन इसका किया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, नीति आयोग नहीं, भारतीय बीमा नहीं, तो यहाँ पर एक आपने पहला ही ऑप्शन मिस कर दिया, ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अभी चर्चा में रही है, 1 फरवरी 2021 में इसके नए जो चेयरमैन साहब हैं वो नियुक्त हुए हैं, राम सेवक शर्मा जी, तो सुर्खियों में रहे हैं। पहले ट्राई के वो अध्यक्ष थे, अब वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके लिए जरूरी भी था और बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हो सकता है कि तुक्के में आप ये क्वेश्चन ठीक कर सकते थे। फिर आते हैं हम आगे। महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। ये भी आप लोगों के इकोनॉमिक सर्वे से ही है, आर्थिक समीक्षा से। और आप देखेंगे तो 180 पेज नंबर पर नीचे एक छोटी सी योजना दी गई है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, ठीक, जिसमें राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है, जिसका आरंभ जो किया गया था 18 दिसंबर 2019 में, जिसे आरंभ किया गया था, जिसका कुछ मुख्य उद्देश्य यहां पर निर्धारित किए गए, जैसे कि उद्योग की स्थापना के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान करना, नवीन अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना, कौशल विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षा के लिए जागरूकता, महिलाओं पीड़ितों को पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना। तो इस तरह की जो उद्देश्य हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ठीक है, आर्थिक समीक्षा से सवाल पूछा गया है और इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लगभग 18 दिसंबर 2019, पहला ही। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमत पर 2011-12 जो उसका स्थिर कीमत है
राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है? अगर आपने इस समीक्षा को, आर्थिक समीक्षा को घोल कर पिया होगा, तो इस उत्तर को आप, इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका उत्तर जानते होंगे। फिर से आप देखेंगे तो आपके जो पहला ही जो विषय है, जो पहले चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक टेबल बनी थी, जिसमें राजस्थान और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर यहां तुलना की गई। और 2020-21 के जो आंकड़े हैं वो यहां पर दिए गए, 72,297 राजस्थान के और 86,456 अखिल भारत के। तो यहां पर अगर हम देखें इसका उत्तर, तो वो है 72,297, यानी थर्ड ऑप्शन। ये सीधा ठीक ऑप्शन है। अगर आपने ये आर्थिक समीक्षा ठीक से पढ़ी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो ये मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते होंगे क्लास में। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है या क्या है? ठीक है, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी आर्थिक समीक्षा से ही पूछा गया सवाल था। सीधा सीधा यहां पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 1 सितंबर 2019 में यह आरंभ की गई, जिसमें पहले 3,30,000 रुपए की राशि दी जाती थी। 3,30,000 रुपए की राशि, जिसमें से 30,000 रुपए सामान्य बीमारियों के लिए और 3 लाख रुपए गंभीर या नाजुक बीमारियों के लिए। लेकिन इसे 14 जनवरी 2021 में दोबारा से आरंभ किया गया, मतलब इसका दूसरा चरण आरंभ हुआ, जिसमें जो नवीन चरण था वो 30 जनवरी 2021 में आरंभ किया गया, जिसमें जो देय राशि थी उसे 5 लाख कर दिया गया, 5 लाख। जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 4.5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो निःशुल्क होगा गंभीर बीमारियों के लिए, और जो 50,000 तक का जो जो बीमा है वो दिया गया है सामान्य बीमारियों के लिए। तो आप इसका अगर उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4.5 लाख दिखाई देगा। यही हमारा सीधा सीधा सही उत्तर होगा बेटा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की परवान बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी। आर्थिक समीक्षा 2019-20 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र सिंचाई जो आपका विषय है, उसमें एक सिंचाई के स्रोत और उसकी परियोजनाएं यहां पर शामिल की गई थी, जिसमें से दूसरे ही पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे, ठीक, उसमें परवान बहुउद्देश्य सिंचाई योजना का जिक्र है। और इस योजना के अंतर्गत आपको ये पता होगा, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि झालावाड़, बारां और कोटा जिले से इस सिंचाई योजना का आरंभ किया गया है, मुख्यतः झालावाड़ से। जिन जिलों को लाभ मिलेगा उसमें बारां भी है और कोटा भी है। आई ना बात समझ में? तो ये सीधा क्वेश्चन फिर से आपसे आर्थिक समीक्षा से पूछा गया है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल क्या है। दोस्तों, ये कोई इंटरनेशनल इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में ही 3 देशों के द्वारा, एक देश भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा जापान, यदि इस 3 देशों में एक अमेरिका को और जोड़ दिया जाए तो ये 4 देश मिलकर क्वाड नेशन बनाते हैं। इन 3 देशों ने मिलकर एक पहल, मतलब एक इनिशिएटिव लिया, जिस इनिशिएटिव का नाम था यहां पर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, जिसमें जो सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें लचीलापन, उसमें स्थिरता है, उसमें एक संतुलित विकास हो सके। इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत जो सप्लाई चेन बाधित हुई थी कोविड की वजह से और कई कारणों की वजह से, वो यहां पर सुस्थिर हो सके, संतुलित हो सके और सतत विकास के रूप में वो आगे बढ़ सके। इस पहल में ये 3 देश शामिल हैं, जिसका अगर हम एक उदाहरण ये लें कि भारत ने हाल ही में एक योजना आरंभ की गई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत योजना, जिसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कई विदेशी संस्थाओं और कई विदेशी सरकारों के द्वारा कि ये एक संरक्षणवाद को बढ़ावा देगी।
लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन में मददगार साबित होगी। कोविड काल में जिस तरह से पूरे विश्व में कई आवश्यक वस्तुओं की कीमत जो किल्लत हमें देखने को मिली, जो समस्याएं हमें देखने को मिली, वो भविष्य में ना देखने को मिले, भारत इसकी मुहिम छेड़ चुका है। भारत एक वैश्विक गुरु, एक विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत ये दावा कर रहा है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे और साथ में हम वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है उसमें भी योगदान देंगे, जैसे कि वैक्सीन, आवश्यक दवाइयां या कोई भी ऐसे स्वास्थ्य उपकरण। दोस्तों, ये पहल जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन में बेहतर सप्लाई चेन को लचीलापन और संतुलित बनाने के लिए की गई है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जापान ने यहाँ पर एक पेशकश की थी कि आसियान देशों को, जो 10 देशों का एक समूह है, उसको भी इसका हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। भारत इसके खिलाफ था और खिलाफ होने का जो मुख्य कारण यही था कि आसियान देशों को भी अगर इसके साथ जोड़ लिया जाएगा तो चाइना के थ्रू जो आसियान देशों से भारत में अप्रत्यक्ष तरह से जो व्यापार होता है उससे भारतीय बाजारों को बहुत नुकसान होता है। वो नुकसान से बचना चाहता है भारत, इसीलिए जापान की इस सिफारिश को भारत ने नकार दिया। इसीलिए इस पूरी पहल के सिर्फ 3 ही मुल्क ऐसे हिस्से हैं, जो कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो कि एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात को भी जो आयात की जो स्थिति है या निर्यात की जो स्थिति है उसे यहाँ पर बाधित नहीं करेगा, उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का दृष्टिकोण है जो किसी भी स्थिति में, किसी भी अनिश्चित स्थिति में, किसी भी तरह की आपूर्ति श्रृंखला जो आपूर्ति आयात या निर्यात की होती है उसे बाधाएं नहीं देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह 5 देशों की एक पहल है, भारत इनमें से एक है। जी, भारत इनमें से एक जरूर है, लेकिन ये 5 देशों की नहीं, सिर्फ 3 देशों की पहल है। इसलिए जो उत्तर होगा वो पहला, मतलब केवल एक सत्य। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। निर्यातक बनने के आकांक्षित लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। मतलब ये किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है मिशन निर्यातक बनो? रीको इसका हिस्सा है, जाहिर सी बात है। इसके साथ उद्योग विभाग इसका हिस्सा है, राजस्थान सरकार इसका हिस्सा है और रीको के द्वारा ये योजना चलाई गई है। तो जिसका ऑप्शन है दोस्तों वो दूसरा ठीक है। ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से आरंभ किया गया था? और आप जानते ही हैं कि कुसुम योजना बड़ी सुप्रसिद्ध योजना है, जिसे सौर ऊर्जा के लिए जो सौर पंप के रूप में यहाँ पर सरकारों के द्वारा किसानों को बांटा जा रहा है, जिसमें सरकार का एक नारा भी है, अब बनेगा अन्नदाता ऊर्जादाता। इसमें किसान सोलर पंप अपने खेतों में लगाएंगे, जो उत्पादित ऊर्जा है उसमें अतिरिक्त जो ऊर्जा होगी उसे ग्रिड को भेजेंगे। इससे वो एक वैकल्पिक आय और प्राप्त कर सकते हैं कृषि से हटकर। तो इसलिए इस योजना को ये कहा गया है कि अब बनेगा अन्नदाता देश का ऊर्जादाता। तो ये योजना जो राजस्थान से आरंभ हुई है, ये हुई है बालोजी, जो कि कोटपुतली जो स्थित है यहाँ पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक छोटा सा गांव है जहां से ये योजना आरंभ की गई। तो दोस्तों, ये सारी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने शायद लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए होंगे। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपसे इकोनॉमी खंड से आपसे पूछे गए थे। अगर आप इस क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा ज्यादातर क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर कोर कंसेप्ट को हटा दें तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बाहर पूछा गया हो। आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सीनियर, आपके कोई भी ऐसा
आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उन राय चंदों से थोड़ा दूर रहें कि आपको ये पढ़ लेना चाहिए, आपको वो पढ़ लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कुछ पढ़ने की बजाय आपको कुछ को बहुत बार पढ़ लेना चाहिए, और वो कुछ है आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट और थोड़ी बहुत करंट की आपकी योजनाएं। अगर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, अगर आपने ये सब रणनीतियों से ही तैयारी की होगी, तो आप जरूर सफल हो गए होंगे। अगर आप चूक गए हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये अंत नहीं है, अगली परीक्षा भी है, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि जो अभी आरएएस की परीक्षा होनी है आरपीएससी के द्वारा अगले कुछ वर्षों में, तो आप अपने दिमाग में एक बात ध्यान में एक बसा लें, और वो यही है कि आपको एक सटीक अप्रोच के साथ चलना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों, जिन लोग जो बच्चे अभी इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी जरूरी थी, क्योंकि आपको पता होगा कि कई बार जो प्री की अप्रोच होती है वही मेंस की अप्रोच होती है। मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम ही है, थोड़ी व्याख्या ज्यादा है, लेकिन टॉपिक्स ऑलमोस्ट वो सही सेम रहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मेंस के लिए भी अगर हमें तैयारी करनी है, तो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक जो समीक्षा है, उसको ध्यान में रख के करनी है। उससे बाहर ना ही आपका मेंस का पेपर आता और ना ही आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आता। इंटरव्यू में भी आपसे सीधा सीधा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि आप पैटर्न और ट्रेंड को भापें, और अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच आपकी पेपर की है, उसे सटीक तरीके से फॉलो करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो आपकी वीडियो रही होगी वो आपको समझ आ गई होगी, और जो हमारा उद्देश्य था आप तक ये वीडियो पहुंचाने का, वो पूरा हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।